हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब यूट्यूब पर हमारी ये सीरीज है जिसमें हम ग्रामर और वोकैब के 10 मिसलिनियस क्वेश्चंस लेके आते हैं हर एक सेशन में। ये इसी सीरीज का सेशन नंबर 23 है। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम जिन 10 क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करेंगे, आप चाहे तो उन्हें टेस्ट के फॉर्मेट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप डेली क्विजेस में जाएं और वहां से जा करके डोज 23 को ओपन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल होगा आपको टेलीग्राम चैनल जो कि है हमारा, या फिर आप इस पीडीएफ को ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स में जाएं, वहां से डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब और फिर डोज 23। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। लिखा है, इंडियन साइंटिस्ट आर इन नो एनी वे इंफीरियर टू द साइंटिस्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। एरर बतानी है इस सेंटेंस में है या नहीं। इंडियन साइंटिस्ट आर इन नो एनी वे इंफीरियर टू द साइंटिस्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। सर इंफीरियर के साथ टू लगता है, यानी कि ये तो सही है। यहाँ पे एरर है। डिटरमाइनर्स में पढ़ाया जाता है कि नो एनी नाम का कोई डिटरमाइनर नहीं है, या ये पेयर ही नहीं है। नो एनी एक गलत पेयर है। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो इसका सही तरीका है या तो आप सिर्फ नो को रखिए, और अगर आप एनी को रखना चाहते हैं तो एनी के पहले नो ना लगा करके क्या करिए, नॉट करिए। मतलब अगर नो एनी दिया हो कहीं भी तो वो गलत है। सही करने पर या तो आप नो को रखिए, एनी को रिमूव ही कर दीजिए, और अगर आप एनी को रिटेन करना चाहते हैं तो एनी के पहले नो ना लगा करके क्या लगाएं, नॉट लगाएं। तो आप इसे गलत करते हुए चाहे यहाँ ये लिख लें, इंडियन साइंटिस्ट आर इन नो वे, ठीक, या फिर नॉट एनी वे। इंडियन साइंटिस्ट आर इन नॉट एनी वे। जो भी तरीका आपको ठीक लगता है आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। द स्टॉर्म ब्रॉट अबाउट ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन द वैली। आपको बताना है कि ब्रॉट अबाउट के प्लेस पे इनवाइटेड, कॉज्ड, सक्सीडेड या हॉल्टेड में से क्या आ सकता है। हॉल्ट का मतलब तो सर रोकने से होता है। सक्सीड का मतलब सफल होने से होता है। टू ग्रो, टू प्रोग्रेस, आगे बढ़ना। कॉज का मतलब होता है किसी चीज के पीछे का होने का रीजन होना। और इनवाइट आप जानते ही हैं सर, किसी को आमंत्रित करना, बुलाना। देखिए सर, ब्रिंग अबाउट का मतलब है टू कॉज समथिंग टू हैपन। किसी घटना के पीछे का होने का कारण बनना या किसी चीज को ले करके आना। ब्रिंग अबाउट आपने किया तो इस स्टेप की वजह से, इस डिसीजन की वजह से एक चेंज हुआ। जैसे कुछ साल पहले डीमोनेटाइजेशन किया गया था 5,000 और 500 और 1,000 की नोट्स का। अब उससे क्या हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, उससे बहुत ज़्यादा कैश का क्राइसिस हो गया था। तो इट ब्रॉट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, इट ब्रॉट अबाउट कैश क्राइसिस, ये सब कहा जाएगा। जैसे जीएसटी किया गया, जीएसटी से क्या फायदा हुआ है, जीएसटी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, रिफॉर्म्स हुए हैं। तो जीएसटी हैज ब्रॉट अबाउट रिफॉर्म्स इन टैक्स कलेक्शन। तो ब्रिंग अबाउट का ये मतलब होता है किसी चीज के होने के पीछे का कारण होना, कुछ ले करके आना, ब्रिंग अबाउट। कॉज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नंबर 3, आई नेवर फील इन अ हफ, एट ईज, इन अ वेन, इन वेन या एट अ लॉस अमंग स्ट्रेंजर्स। कोई क्या बोलेगा कि मैं अजनबी लोगों के बीच में कभी भी कैसा नहीं फील करता, बताइए। यही तो बोलेगा कि सहज नहीं फील करता। आई नेवर फील कंफर्टेबल अमंग स्ट्रेंजर्स। अजनबी लोगों के बीच में मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जब आप कंफर्टेबल फील नहीं करते तो क्या होना चाहिए, सोचिए। इन अ हफ होना चाहिए, एट ईज होना चाहिए, इन वेन या एट अ लॉस। आपको बताना चाहूंगा कि ये चारों ही ऑप्शन, चारों फ्रेज हैं। इन अ हफ का मतलब होता है गुस्से में होना, इन एंगर, ठीक। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में, बेकार, फॉर नो बेनिफिट, फॉर नो पर्पस। एट अ लॉस का मतलब होता है जब आप कुछ समझ ना पा रहे हो, अनेबल टू स्पीक, कुछ बोल ना पा रहे हो, या अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो। जैसे कई बार होता है एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, मेरे को शब्द नहीं मिल रहे, मैं क्या बोलूं। एट ईज का मतलब होता है कंफर्टेबल।
सर ईज से ही तो आगे जाके इजी बनता है। स्कूलों में जब सावधान विश्राम कराया जाता है तो पहले अटेंशन बोला जाता है, फिर आपसे कहा जाता है स्टैंड एट ईज। स्टैंड एट ईज मतलब विश्राम की मुद्रा में आ जाए, यानी कि अच्छा फील करें, मतलब बहुत अलर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो टू फील एट ईज का मतलब है टू फील सेफ, सिक्योर, कंफर्टेबल। तो आई नेवर फील एट ईज अमंग स्ट्रेंजर्स, मैं अजनबी लोगों के बीच में कभी भी सहज महसूस नहीं करता। नंबर 4, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन। वर्कर्स यूनियन की जो डिमांड है, ये ठीक लिखा है यहाँ पर। जब यूनियन बनाया जाएगा तो किसी एक वर्कर से तो बनेगा नहीं, तमाम वर्कर से बनेगा। अगर एक वर्कर से बनता तब हम वर्कर में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते, और वो होगा नहीं। जब यूनियन है तो बहुत सारे वर्कर्स से बनेगा ना। द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन, वर्कर्स यूनियन की कोई डिमांड है, क्या डिमांड है? दैट की द सस्पेंडेड एम्प्लॉय, सस्पेंडेड एम्प्लॉय का मतलब जिसे निकाला जा चुका है, बी री इंस्टेटेड। री इंस्टेट का मतलब होता है फिर से बहाल करना, पुनः बहाल करना। किसी को उसके पद से हटाया गया और बाद में फिर से उसको उसी पद पर बैठा दिया गया, दिस इज कॉल्ड टू रीइंस्टेट। दैट द सस्पेंडेड एम्प्लॉय बी रीइंस्टेटेड, इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट। वर्कर्स यूनियन की जो डिमांड थी या है कि सस्पेंडेड एम्प्लॉयज को रीइंस्टेट किया जाए, इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया है। एरर इसकी है कि ये इट नहीं आएगा। हैज बीन एक्सेप्टेड किसके लिए आया है? डिमांड के लिए आया है सर, और डिमांड पीछे आ तो चुका है सर। जब आपने सेंटेंस लिखा द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन, तो इसके बाद आपने इसकी वर्ब कहाँ लिखी? द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आपने इस सब्जेक्ट के बाद इसकी वर्ब तो लिखी ही नहीं। कहाँ है ये? तो दैट से एक नया क्लॉज आ गया ना। तो जब ये क्लॉज रुकेगा तब जाकर के डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन में जो आइडियल सब्जेक्ट है डिमांड, उसको वर्ब मिलेगी, और इसीलिए हैज लगा रहेगा, लेकिन इट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे कि सब्जेक्ट लिखा फिर वर्ब नहीं लिखी, एक क्लॉज लिख दी हमने, जैसे कि ये क्लॉज है वो यहां से लेकर यहां तक। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट के बाद हमने उसकी वर्ब ना लिख करके एक क्लॉज लिख दी है, तो उस क्लॉज के समाप्त होने के बाद जब उसकी वर्ब आए इस सब्जेक्ट की, तो इसके पहले फिर से कोई सब्जेक्ट ना आ जाए। या आप ना सोचे कि इस वर्ब के पास कोई सब्जेक्ट नहीं तो लाओ सब्जेक्ट लगा दें। ये बिल्कुल ना सोचिए कि हैज बीन एक्सेप्टेड के पास इसका सब्जेक्ट नहीं है तो लाओ हम इट लगा दें। नहीं, डिमांड इसका सब्जेक्ट है। He narrated the proceedings of the court. Proceedings का मतलब हो जाएगा कार्यवाही, नरेटेड का मतलब होता है बताना। उसने कोर्ट की कार्यवाही को सुनाया, बताया। जैसे महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो उस पूरे युद्ध को संजय जो है अपनी दिव्य आंखों से नरेट कर रहे थे धृतराष्ट्र को, तो सुनाना। तो उसने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को नरेट किया, सुनाया। कैसे सुनाया? सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है महत्वपूर्ण तरीके से। सिग्निफिकेंट होता है ना, महत्वपूर्ण। तो उसने कोर्ट की प्रोसीडिंग को नरेट किया, यानी कि सामने बैठे लोगों को बताया। तो कैसे बताया होगा सोचो? प्रिसाइजली, कॉशसली, पेरिएम्टरली या नो इम्प्रूवमेंट, कैसे बताया होगा? सिग्निफिकेंटली नहीं होगा, महत्वपूर्ण तरीके से क्या बताया जाएगा? ठीक है, कॉशसली का मतलब होता है सतर्कता से बताया गया, कि कहीं कोई सुन न ले या कहीं कुछ वो गलत ना बोल दे। प्रिसाइजली का मतलब होता है एग्जैक्टली, जिसको आप कहते हैं हूबहू, एक एक शब्द वैसे ही, डिट्टो जिसको कहा जा सकता है। और पेरेम्टरली एक एक्शन है जो आप इसलिए उठाते हैं ताकि आपको कल को लॉस ना हो, पहले से ही आपने कोई एक्शन ले लिया ताकि दूसरा व्यक्ति आप पे एक्शन ले, इससे पहले आपने ही उस पे एक्शन ले लिया। जैसे कंस देवकी के पुत्र कंस को मारते, इससे पहले कंस जो है देवकी के पुत्रों को मार रहा था, तो ये पेरेम्टरली है। तो आप, मुझे तो लगता है कि जब कोई किसी कार्यवाही को सुनाएगा तो सफलता है, सतर्कता पूर्वक क्या सुनाएगा? किसी घटनाक्रम का जब आप जिक्र करते हैं कि ऐसा हुआ था, तो उसको जब आप सामने वाले को बताते हैं तो उसको आप बहुत ढंग से बताते हैं ना, कि कोई चीज छूट ना जाए, प्रिसाइज होकर के बताते हैं।
एक एक पॉइंट आप शेयर करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शन नंबर ए जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से मीनिंग को जस्टिफाई करेगा। मूविंग ऑन, समवन स्टोल माई हैंड बैग विद ऑल इट्स कंटेंट। पहली बात, ये जो स्टोल है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, राइट। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का पैसिव बनता है कैसे, वॉज, वर और थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये ऑप्शन गलत, सुन रहे हैं आप मेरी बात को, क्योंकि स्टोल सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म का पैसिव का रूल है वॉज, वर और थर्ड फॉर्म। यहाँ तो हैड बीन आ गया तो वो गलत हो गया। आपका ऑब्जेक्ट है माई हैंड बैग, माई हैंड बैग, माई हैंड बैग, माई हैंड बैग विद ऑल इट्स कंटेंट्स। अच्छा, किसी ने मेरा हैंड बैग चुरा लिया सारी चीजों के साथ। सोचो तो। अच्छा, इसमें सवाल यही है, माई हैंड बैग विद ऑल इट्स कंटेंट्स, माई हैंड बैग विद ऑल इट्स कंटेंट्स। वर स्टोलन तो नहीं होगा क्योंकि चुराया जो है कंटेंट्स को नहीं गया, किसको गया है, हैंड बैग को चुराया गया। तो हैंड बैग तो एक ही है तो वर क्यों आएगा, वॉज ही तो रहेगा। तो ए और डी जो है रॉन्ग हो गए। अब देख लीजिए, माई हैंड बैग विद ऑल इट्स कंटेंट्स वॉज स्टोलन, माई हैंड बैग वॉज स्टोलन बाई समवन विद ऑल इट्स कंटेंट्स। मुश्किल हो जाएगा ना यहाँ चूज करना। माई हैंड बैग वॉज स्टोलन बाई समवन विद ऑल इट्स। वॉज स्टोलन। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो विद ऑल इट्स कंटेंट्स है ये हैंड बैग के साथ ही है, कि मेरे हैंड बैग को उसकी सारी चीज़ों के साथ चुरा लिया गया, ये उसी का पार्ट है। तो फिर आपको इसे इसी के साथ रखना चाहिए। माई हैंड बैग विद ऑल इट्स कंटेंट्स वॉज स्टोलन। और रही बात बाई समवन की, तो समवन तो एक कॉमन सब्जेक्ट, हटा दीजिए उसको। तो मेरे हैंड बैग को उसके सारे कंटेंट्स के साथ जो है, जैसे कहा जाए कि बक्से को वस्तुओं के साथ छत से नीचे फेंक दिया गया। सुन रहे हैं, ऐसे नहीं कि बक्से को छत से नीचे फेंक दिया गया सारे कपड़ों के साथ, नहीं, उस बक्से को सारे कपड़ों के साथ छत से नीचे फेंक दिया गया, वो उसी का पार्ट है, उसके जो कंटेंट्स हैं, जो उसके कपड़े हैं। He was pulled up by the director of the company. Pull up एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है which means to rebuke someone, to scold, डांटना जिसको कहते हैं, डांटना, फटकाना। तो उसे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के द्वारा फटकार लगाई गई, उसकी खिंचाई की गई, कान खींचे गए उसके। तो जब कोई किसी को डांटेगा, फटकारेगा, तो वहां असॉल्ट वर्ब आती। कौन सी वर्ब आती है सर, असॉल्ट आती। ड्रैग का मतलब होता है कि फिजिकली खींचना किसी को, जैसे दुशासन ने द्रौपदी को खींचा था, तो वो ड्रैग करना है, वो एक टॉर्चर में आता है, तो खींचा गया। रेप्रीमैंड का मतलब होता है डांटना। क्लियर। अब बताइए सर, असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना, जब कोई किसी से मारपीट करे लगे, मारपीट करना, तो वो असॉल्ट है। और ऐसे ही डांटने के लिए क्या बनाया गया सर, पुल अप बनाया गया। क्या बनाया गया, पुल अप, यानी कि रेप्रीमैंड करना, डांटना, जिसको बिरेट कह सकते, चास्टिस कह सकते, चाइड कह सकते हैं। तो उसे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के द्वारा डांटा गया, रेप्रीमैंड किया गया। नंबर 8, ही सेड, उसने कहा, सेड पास्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, पर ये तो हैबिट हो गया। ये क्या हो गया, हैबिट हो गया ना। कोई कह रहा है कि किसी ने कहा कि मैं रोज सवेरे टहलने जाता हूँ। सर, जब कोई काम कोई व्यक्ति नियम से करे, लगातार करे, यानी कि उसमें हैबिट उसकी डेवलप हो जाए, तो नरेशन का रूल कहता है कि उसे पास्ट टेंस में ना ले जाए, या फिर उसके टेंस को चेंज बिल्कुल भी ना करें। समझ रहे हैं ना। हाँ, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग में गो को वेंट ना कर दीजिए, बस आई को ही से बदल के ही कर दीजिए और गो को गोज कर दीजिए। अब बताओ, ठीक। हाँ। आप ये ना सोचे कि सेट लिखा है तो ये पास्ट में हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, हैबिट है ना, ये हैबिट में नो चेंज।
तो ही सेज नहीं होगा, देखिए गोज फॉर अ वॉक तो होगा, पर सेज क्यों होगा, वो तो सेड ही रहेगा ना। ही सेड दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ही सेड दैट ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। ब्लड इज लेस थिकर देन वाटर, गलत सर। पहली बात कि खून जो है पानी से कम गाढ़ा होता है कि ज्यादा गाढ़ा होता है? ज्यादा गाढ़ा होता है ना, तो थिकर का मतलब गाढ़ा हुआ, इसके पहले लेस तो आएगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। ब्लड इज थिकर दैन वाटर या ब्लड इज, ब्लड इज कोई और तरीका तो नहीं है। हाँ, थिकर है ब्लड जो है पानी से, तो आप इसे थिकर बोलिए। लेस थिकर में तो कम थिकर हो जाएगा, और आप मोर थिकर भी ना बोलिए सर। बा हाँ, आप जो है मोर भी ना लगाइए। एक तो सर अब ध्यान से देखिए, मोर कंपेरेटिव डिग्री से, थिकर भी कौन से डिग्री से, कंपेरेटिव डिग्री से। दो दो कंपेरेटिव डिग्री अगल बगल किसी एक ही व्यक्ति के लिए कहां ठीक लगेगी? राइट? तो ब्लड इज थिकर दैन वाटर, थिकर कंपेरेटिव है, दैन के बाद जो वाटर है वो लिख लीजिए। लास्ट सेंटेंस, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, किसी भी वस्तु की जो रफ्तार है किसी एक डायरेक्शन में कैसे मापी जाती है? एक ही डायरेक्शन में मापनी हो। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, इसको क्या कहते हैं? पेस का मतलब तो रफ्तार हुआ, इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। वेलोड्रोम बोलते हैं साइकिल ट्रैक को, वो ट्रैक जिसपे साइकिलें चलाई जाती हैं। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब ही तो होता है वेग, और टेम्पो का मतलब स्केल से होता है। टेम्पो में क्या होता है कि चीजें ऊपर नीचे, ये जो स्केल है दहाड़ना, ये टेम्पो में आता है। ये किसमें आता है? टेम्पो में आता है। तो वेलोड्रोम का मतलब मैंने क्या बताया? साइकिल ट्रैक बताया। वेलोसिटी का मतलब होता है एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना, उसी को हिंदी में वेग कहते हैं, इंग्लिश में उसी को वेलोसिटी कहा जाता है। टेम्पो स्केल के लिए होता है, रफ्तार के लिए होता है, पेस। राइट? मुझे उम्मीद है जरूर आप सब ने इस लेक्चर से कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर ये वीडियो सच में आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, और शेयर भी कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।